इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, ई एक्सटर्नल। और अब मेरे इलेक्ट्रॉन को देखें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वैसे ही दौड़ेगा, अपना रैंडम मोशन जैसा कर रहा था वैसे ही करेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी उसको। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ्ट की डायरेक्शन में लगी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन पे एक नेट फोर्स राइट की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से मेरा इलेक्ट्रॉन उस फोर्स की वजह से ड्रैग होता चला जाएगा और रैंडम घूम रहा है, इधर उधर कहीं भी भाग रहा है। लेकिन लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड होने से राइट में एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से नेट डिस्प्लेसमेंट थोड़ा 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 राइट की तरफ इलेक्ट्रॉन का आता जा रहा है। अगर राइट की तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट आता जा रहा है तो बेसिकली गौर से देखो कि इस बार जो ड्रिफ्ट मिला है इलेक्ट्रॉन को वो नॉन जीरो है, और ऐसे समय पे करंट भी नॉन जीरो होता है। यानी कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज यानी चार्ज पार्टिकल ड्रिफ्ट पाएगा, ड्रिफ्ट करेगा, दौड़ेगा, भागेगा, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा, उस वक्त तो भाई हमारा करंट आएगा। और जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता रहेगा, इधर उधर दौड़ेगा, कहीं भी दौड़ेगा, पर घूम घाम के डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ड्रिफ्ट जीरो होगा, तो हम कहेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन ने किसी तरह का कोई करंट, या इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज भी हो तो उसने किसी तरह का कोई करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया। तो गौर से सोचो करंट के फ्लो के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूरा मोशन, ये रैंडम मोशन या सिर्फ ड्रिफ्ट? तो जवाब है सिर्फ ड्रिफ्ट। तो इस पूरे रैंडम मोशन को पढ़ने की क्या जरूरत है? तो जवाब है कोई भी मतलब नहीं है इसको पढ़ने का, क्योंकि वो करंट हमारा मेन इशू है कि करंट ही हमें पढ़ना है, और करंट तो सिर्फ इतने हिस्से से आ रहा है, ये सब तो बेकार है। तो हम अपनी थ्योरी में क्या करेंगे, इस पूरे ड्रामे को भूल जाएंगे और सिर्फ इस ड्रिफ्ट को याद रखेंगे। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस ड्रिफ्ट को लाने के लिए ही की गई है। अच्छा, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब आते हैं इस बात पर कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाई कहां थी। आओ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगाई थी और कैसे लगाई थी। कैसे वाला आंसर ये रहा कि मान लो तुम्हारे पास एक बढ़िया सा कंडक्टर है, तुमने कहा ठीक है तो बढ़िया है, ये रहा, इसको जोड़ दिया गया एक बैटरी से। उत्तरी तो बैटरी क्या चीज होती है अभी बताते हैं। बैटरी चार्ज देती है क्या? बैटरी करंट देती है क्या? सोच कर रखो, बताते हैं अभी। ये जो वायर है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कनेक्टिंग वायर। मैंने अभी तक रेजिस्टेंस पे कुछ नहीं बोला है, लेकिन हम 10th क्लास से रेजिस्टेंस के बारे में बेसिक जानकारी रखते हैं, तो हम बुद्धू नहीं बनते कि यार हमें कुछ नहीं पता है। हम ये मान के चलते हैं जो कनेक्टिंग वायर है इनकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होती है। ऑलमोस्ट जीरो का मतलब क्या, सच में जीरो होती है? जीरो नहीं, बेसिकली ये बात है कि मान लो इसका जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस है 1000 ओम और इसका 0.1 ओम, तो हम कह देंगे जीरो है। तो बेसिकली कंडक्टर के कंपैरिजन में जो हमारी वायर होती है ये हाईली कंडक्टिंग होती है, जिसकी वजह से जो अप्लायंस लिया उसके कंपैरिजन में वायर का रेजिस्टेंस जीरो कंसीडर किया जाता है। सबको ओम्स लॉ के बारे में जानकारी है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज I इंटू आर। अब गौर से देखो मेरे वायर में, कनेक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस है जीरो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कितना हो जाएगा? जीरो। यानी कि जहां जहां पर हमारा वायर कनेक्टेड है, कनेक्टिंग वायर, रेजिस्टेंस वायर नहीं कनेक्टिंग वायर है, वहां वहां पर पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पोटेंशियल का कोई ड्रॉप नहीं आएगा। यानी जिस पॉइंट पर वायर में एक जगह पर मान लो 10 वोल्ट है, तो जहां तक ये वायर कनेक्टेड है वहां पर 10 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि ना कमी होगी और ना पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक, ये बात हुई। दूसरी बात कि बैटरी पर चर्चा करते हैं। छोटी सी चीज है, सुनिए। बैटरी इज अ डिवाइस विच रियली डू नॉट प्रोवाइड करंट। बैटरी इज नॉट अ डिवाइस विच प्रोवाइड चार्ज। ये क्या बात है यार? चार्ज देगा तभी तो करंट फ्लो करेगा, दोनों ही चीजें नहीं देता है। बैटरी करंट फ्लो कराने के लिए हेल्पफुल है, उसी से दौड़ता है करंट, लेकिन वो करंट देता नहीं है, इट डजंट प्रोवाइड करंट। ठीक, बैटरी इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। बैटरी इज अ डिवाइस that maintains potential difference across its terminals। ये बात दिमाग में रखनी है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस रखता है, हाँ। ये जो बड़ा सा डंडा बनाया है सिंबल है बैटरी का, बचपन से पता है, इसको प्लस माइनस करके हम लोग लिखते हैं। रियलिटी ये है कि बड़ा वाला हायर पोटेंशियल, छोटा वाला लोअर पोटेंशियल, उसको सिंबलाइज करने के लिए हम प्लस माइनस का इस्तेमाल कर रहे हैं। एज सच ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पोटेंशियल नहीं होते हैं, इसलिए कि ये पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, ये नेगेटिव दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, मतलब हायर और लोअर से। तो जो हायर वाला पार्ट है उसको हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं, जो लोअर वाला पार्ट है उसको हम माइनस से डिनोट कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि V वोल्ट की बैटरी है। V वोल्ट की बैटरी का मतलब होता है कि हायर और लोअर के बीच में जो डिफरेंस है वो V का है। यानी कि अगर मेरे लोअर पोटेंशियल पे 0 वोल्ट है, इफ सपोज, तो हायर पे V रहा होगा तभी डिफरेंस V आया। करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? 0 वोल्ट, V वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट? तो जवाब है ये पोटेंशियल डिफरेंस करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए क्योंकि करंट तो पोटेंशियल डिफरेंस से ही दौड़ रहा था। हाँ, अगर यहां पर V वोल्ट होता तो डिफरेंस कितना है? V, तो टोटल यहां कितना होता?
2v, हायर माइनस लोअर बराबर डिफरेंस। अगर यहां पर होता माइनस v तो यहां कितना होता 0, हायर माइनस लोअर बराबर पोटेंशियल डिफरेंस। गौर से देखो इन तीनों ही केसेस में चाहे पहला वाला सेट लिया जाता, चाहे दूसरा सेट लिया जाता, चाहे तीसरा सेट लिया जाता, पोटेंशियल डिफरेंस तो एक ही आ रहा है। हाँ, और करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल भी पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ, इसका मतलब यह है कि चाहे ऊपर वाला सेट लो, चाहे नीचे वाला सेट लो, चाहे इससे नीचे वाला सेट लो, बैटरी का तुम्हें एक बात क्लियर रहेगी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, यानी करंट जो कॉन्स्टिट्यूट करेगी बैटरी, तीनों टाइप की बैटरीज वो एक ही करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी। हाँ, यानी कि मुझे मतलब अब इन सेट से नहीं है, मुझे मतलब इससे है। हाँ, यानी किसी बैटरी का किसी एक टर्मिनल पे कितना वोल्टेज है, दूसरे पे कितना वोल्टेज है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, उनका डिफरेंस कितना है इससे फर्क पड़ता है। यानी कि मैं अगर यहां पर 10 वोल्ट और यहां 20 वोल्ट होता तो डिफरेंस कितना होता 10 का, तो मैं 0 और 10 भी मान सकता हूं क्योंकि तब भी तो 10 ही करेगा, क्योंकि यहां की वैल्यूज लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस लिखने से पड़ता है। तो मैंने कहा कि अगर V वोल्ट की बैटरी है तो लोअर पोटेंशियल पे अपनी मर्जी से क्या मान लो 0 वोल्ट, तो हायर वोल्ट पे अपने आप क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल पे V वोल्ट। ठीक, V वोल्ट। अच्छा, ये कनेक्टिंग वायर है, तो जहां जहां कनेक्टिंग वायर है वहां पे वोल्टेज का कभी चेंज नहीं आता, V बराबर IR, R0 तो V0, डेल्टा V0 है ना, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, अब समझना इस बात को। ये 0 है तो पूरे पूरे में यहां पे भी क्या रहेगा 0। ये V वोल्ट है तो ये पूरा कनेक्ट यहां तक क्या रहेगा 0, पूरे कनेक्टिंग वायर तक। अब गौर से सोचो, क्या मेरे इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन या वॉटेवर जो हम मान के चल रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, उनके रैंडम मोशन से करंट आ रहा था? जवाब है नहीं। किससे आ रहा था? उनके तो ड्रिफ्ट से आ रहा था। तो एक काम करो, सारे पॉजिटिव चार्जेस को, पॉजिटिव चार्ज क्यों बना लिया, अभी तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन में थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, उल्टा उल्टा डायरेक्शन देखनी पड़ती है, इसलिए काम करो कि इलेक्ट्रॉन के जैसा ही एक पार्टिकल मान लो पॉजिट्रॉन होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रोटॉन पे चिपका पड़ा होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस बात को समझने की कि जो मैं E प्लस लिख रहा हूं इसको इस तरह मान लो कि आइडेंटिकल टू इलेक्ट्रॉन, मास बराबर, चार्ज बराबर, सब बराबर, बस क्या है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये कैसा है पॉजिटिव। इससे एक फायदा ये होगा कि कभी भी तुम्हें ऑपोजिट डायरेक्शन का खेल नहीं करना पड़ेगा। जो सेम डायरेक्शन पे पॉजिट्रॉन भागेगा, ये मेरा चार्ज पार्टिकल भागेगा पॉजिटिव चार्ज, उसी डायरेक्शन में करंट भागेगा, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन का खेल बच जाएगा। तो आप ये इमेजिन करके चलो, रियलिटी में तो मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ही दौड़ रहे हैं, लेकिन उसका उल्टा करके हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करके चीजों को आसानी से पढ़ रहे हैं। देखो, अगर ड्रिफ्ट की वजह से ही करंट आ रहा है और टेढ़े मेढ़े भागने की वजह से नहीं आ रहा है, तो वी शुड नॉट कंसीडर द रैंडम मोशन ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन जो हम कह रहे हैं, इनके रैंडम मोशन की वजह से किसी प्रकार का कोई करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। अब गौर से देखो कि मैं इस कंडक्टर की लेंथ को मान रहा हूं L। क्या इस एंड पे V वोल्टेज है? हाँ। क्या इस एंड पे 0 वोल्टेज है? हाँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस लेंथ के अक्रॉस? V माइनस 0V। और पोटेंशियल की घटती हुई डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। हाँ, यानी कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ये कितनी आ गई? E एक्सटर्नल। ये आ गई पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि E बराबर V बाई डी होता था तो V बाई एल कर दिया हमने। गौर से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है क्योंकि बैटरी इज अ डिवाइस व्हिच मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस, तो V तो कांस्टेंट है और लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी कांस्टेंट है। तो अभी मैंने कहा था कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाए, देखो कांस्टेंट हो गई अपने आप, V और L कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई। अब क्योंकि मैं पॉजिटिव चार्जेस कंसीडर करके चल रहा हूं, तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस पर जो फोर्स है वो कहां लग रही होगी? राइट में। सारे पॉजिटिव चार्जेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं फोर्स को राइट में, और सारे के सारे दौड़ रहे हैं। क्या आपस में नहीं टकरा रहे हैं? रियलिटी है कि टकरा रहे हैं, और इधर उधर रैंडम भी कर रहे हैं, लेकिन हमें वो रैंडम पढ़ने नहीं। तो अब सोचो कि जो एक पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स आई है वो कितनी आई है? तो Q इंटू E आई है। अच्छा, Q की जगह मुझे E लिख लेना चाहिए, बेहतर रहेगा, है ना, क्योंकि है तो इलेक्ट्रॉन ही, बेसिकली इसको पॉजिटिव बना के हम काम कर रहे हैं। E फोर्स आई है। क्या सब पे E फोर्स आई है? हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और चार्ज तो सबका बराबर है, सबका मास भी बराबर है, तो सब पे एक्सेलरेशन बराबर है। सब पे एक्सेलरेशन बराबर है तो कॉमन सेंस है सबकी गेन इन वेलोसिटी भी बराबर होगी। यानी जो ड्रिफ्ट वाला मोशन है, उस ड्रिफ्ट वाले मोशन की वजह से एक ही डायरेक्शन में जो ड्रिफ्ट आ रहा है, जो वेलोसिटी गेन हो रही है, जो एक्सेलरेशन आ रहा है, वो सब बराबर है। यानी पार्टिकल टक्कर के बाद मान लो किसी एक इंस्टेंट पर रुके हुए थे, एक फोटो खींची, क्लिक, और सारे पार्टिकल रुके हुए हैं। उसके बाद मैंने वीडियो को चलाया तो ये देखा कि अगर सारे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और आगे की तरफ E एक्सटर्नल V बाई एल है जो कि कांस्टेंट है, तो सब पे फोर्स आगे की तरफ E इंटू E है, तो सब पे एक्सेलरेशन E बाई एम है, और अगर E बाई एम सबका एक्सेलरेशन बराबर है तो इक्वल टाइम में जो वेलोसिटी गेन करेंगे वो तो बराबर होगी, क्योंकि V बराबर क्या होता है? U प्लस AT। अगर सबकी इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, मान लो एक इंस्टेंट पे सब 0 पे हैं, तो V बराबर क्या होने वाला है? E बाई एम इंटू टी। गौर से देखो, सेम समय पे सेम वेलोसिटी सारे पार्टिकल के लिए सेम है,
यानी सारे पार्टिकल ड्रिफ्ट की वजह से, असलियत में टक्कर हो रही है वो हमें कंसीडर नहीं करनी, पर जो ड्रिफ्ट हो रही है आगे की तरफ दौड़ रहे हैं इसकी वजह से कितनी टक्करें होंगी, होंगी नहीं, सबकी वेलोसिटी एक डायरेक्शन में सेम है। यानी ड्रिफ्ट के दौरान कोई पार्टिकल नहीं टकरा रहा है, रैंडम मोशन की वजह से टकरा रहे हैं, भाड़ में जाए रैंडम मोशन, हमें क्या करना, उससे तो करंट आ ही नहीं रहा, आगे से रहा है ड्रिफ्ट से, तो ड्रिफ्ट में कोई नहीं दौड़ रहा है। तो गौर से देखो मैंने सारे पॉजिट्रॉन्स को सोल्जर्स की तरह सेट कर दिया कि भाई सोल्जर टाइप्स वो सेट है, और उसके बाद उन पे फोर्स लगी आगे की तरफ और बिंदास वो ड्रिफ्ट होते होते चले जा रहे हैं। हजारों दसियों हजार टक्कर के बाद थोड़ी सी ड्रिफ्ट आती है, यानी कि एक बात सही है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगी लेकिन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होगी। आप एचसी वर्मा उठाएंगे तो उसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी हाई एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लो। और पढ़ना एक बार उसमें कितना डेटा लिखा हुआ है, तो कुछ मिलीमीटर्स का ड्रिफ्ट होता है और जबकि कुछ किलोमीटर्स में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है उसको जाने देते हैं, इसी पे चर्चा करते हैं। हो क्या रहा है गौर से देखो, जो चार्ज पार्टिकल इस एंड पर बैठा है, इस एंड पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, याद करो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड अपॉन चार्ज, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, V इंटू क्यू। हमारे इस केस में पॉजिट्रॉन पकड़ के चल रहे हैं तो V इंटू ई या EV, कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज में, नहीं। तो जो इस वाले सरफेस पर मेरे चार्ज पार्टिकल मौजूद हैं उनकी एनर्जी कितनी है, EV, और जो इस वाले टर्मिनल पर आ गए उनकी एनर्जी कितनी है सर, E इंटू यहां का उत्तरी, तो ये तो 0 हो गया। हाँ, यहां पर कितना एनर्जी EV, यहां कितनी एनर्जी 0। तो गौर से देखो हुआ क्या इनके साथ, ये EV एनर्जी लेके बहुत चौड़े होके अंदर घुसे कंडक्टर के अंदर। अब बेटा हम तो ऐसे तैसे ही कर देंगे, अंदर गए, बहुत सारी रैंडम टक्करें हुई इधर उधर, क्योंकि रैंडम टक्करें तो हो ही रही ना, इधर उधर टक्करें हुई, खूब मारा गया इनको, मारा गया। जब इस टर्मिनल पर आए तो गौर से देखो एनर्जी कितनी हो गई, 0, लूट लिया गया अंदर। अब यहां पे रेजिस्टेंस 0 है इस वायर में, तो कोई टक्कर ही नहीं है, धीमी धीमी रफ्तार से आराम से आएगा पार्टिकल, आएगा 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 यहां तक आ जाएगा। बैटरी से कहेगा बैटरी मुझे उधर जाना है, तो बैटरी कहेगी आओ, कौन मना कर रहा है। जैसे ही तुम इधर से इधर आओगे तो यहां पर तुम्हारा चार्ज है प्लस E और यहां का वोल्टेज है V, तो तुम्हारी एनर्जी कितनी हो जाएगी, EV, और जैसे ही तुम्हारी एनर्जी EV हो जाएगी दौड़ने लग जाओगे, आ जाओ। तो वो कहेगा यार मैं पॉजिटिव चार्ज हूं, और पॉजिटिव चार्ज तो हायर टू लोअर भागता है, मैं तो 0 से V जाना चाहता हूं, लोअर टू हायर हो गया, क्या उल्टा हो गया, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। और अब चार्ज को कैसे भागना है, 0 से V यानी लोअर टू हायर, अपने आप तो दौड़ नहीं सकता चार्ज, अपने आप लोअर से हायर नहीं जाता पॉजिटिव चार्ज, वो तो हायर से लोअर जाता है। अब ये भीख मांगेगा किससे, बैटरी से, भाई साहब मदद कर दो, 0 से V पहुंचा दो किसी तरह, उसके बाद तो हम दौड़ ही लेंगे, 0 से V पहुंचा दो। दिमाग में एक बात रखें, बैटरी बहुत अच्छा आदमी है, फिजिक्स भी आती है, थोड़ा बहुत समझता भी है, दूसरों का दुख समझता है। बैटरी इज अ स्टोरेज डिवाइस, बैटरी के अंदर केमिकल भरे होते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, उससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, वो उस केमिकल एनर्जी को स्टोर कर रखती है, बैटरी हमेशा अपने अंदर स्टोर रखती है। और जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल, इनको हम चार्ज कैरियर नाम दे रहे हैं क्योंकि वो पार्टिकल जिन पे चार्ज है, तो चार्ज कैरियर्स, जैसे ही चार्ज कैरियर बैटरी के पास आता है और कहता है मुझे वहां पहुंचा दो, तो बैटरी अपने लोअर पोटेंशियल से पॉजिटिव चार्ज को पकड़ती है और वहां से उठा करके कहां कर देती है, हायर पोटेंशियल पे। जैसे ही चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कंसीडर करना कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे बैटरी लेके आ रही है, तो गौर से सोचो लोअर से हायर खींचने में वर्क डन नहीं करना पड़ा होगा, हाँ करना पड़ा होगा। किसने किया, जो लेके आया, लेके कौन आया, बैटरी, बैटरी ने वर्क डन किया। कहां से किया, वही जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वही एनर्जी प्रोवाइड करी उस पॉजिटिव चार्ज को, जो एनर्जी से वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे आ गया। जैसे ही आ गया तो फिर चौड़ा हो गया EV एनर्जी, फिर दौड़ा ऊपर डिस्कियां और फिर अंदर गया, अब तो सबको उड़ा देंगे, अंदर गया फिर मार पड़ी, रैंडम टकरे, याद करो, और मार पड़ रही है, मार पड़ रही है, मार पड़ रही है, ढेर सारी मार पड़ी, एनर्जी फिर खत्म। जैसे इस एंड पे आया पोटेंशियल कितना हो गया, 0, पोटेंशियल 0 तो एनर्जी कितनी, 0, फिर लुट गया। फिर आया बैटरी, प्लीज, बैटरी से महान आदमी, ग्रेट सोल, कोई बात नहीं, लुट गए हो, दोबारा एनर्जी लो, उठाया और यहां पहुंचाया। क्या बैटरी ने वर्क डन किया, हाँ बैटरी ने वर्क डन कहां से किया, अपनी एनर्जी से। तो सोचो गौर से बैटरी क्या कर रही है, बैटरी कह रही है कि तुम मेरे पास आओगे, तुमको यहां से यहां ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हम करेंगे, हम करेंगे मतलब अपनी एनर्जी हम तुमको प्रोवाइड करेंगे। तो बैटरी इज एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, वो एनर्जी स्टोर रखती है और एनर्जी ही प्रोवाइड करती है। तो ये कंसेप्ट जो बच्चों के मन में रहता है कि बैटरी जो है वो करंट प्रोवाइड करती है, चार्ज प्रोवाइड करती है, ऐसा कुछ नहीं होता। बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, इट इज अ स्टोरेज डिवाइस, और उसके बाद जब उसके पास चार्ज कैरियर आते हैं तो वो उन चार्ज कैरियर को अपनी एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि वो पॉजिटिव चार्ज लोअर से हायर और नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर की तरफ दौड़ पाए। यानी एनर्जी प्रोवाइड करने वाली मशीन, एनर्जी प्रोवाइड करने वाला अप्लायंस हमारी बैटरी है, एनर्जी प्रोवाइड करती है किसको, चार्ज कैरियर को। अच्छा अब देखो
ईवी एनर्जी इस कोने में, मार पड़ते पड़ते धीमे हो गए, जीरो एनर्जी, फिर घूम के इधर आए, फिर बैटरी ने इसको एनर्जी दी, फिर इधर जाके चौड़े हो गए, और फिर मार खाते 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 फिर जीरो, उतरी। तो क्या हुआ मतलब इसका मतलब ये हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर दौड़ा, यहां गया, अब अपने आप नहीं जा सकता था, बैटरी ने मदद कर दी, एक मदद करने वाला डिवाइस लगाने से ये इधर आ गया और फिर अपने आप दौड़ा। तो गौर से देखो कि जो भी मेरा पॉजिटिव चार्ज है दौड़ तो इसी तरफ रहा है ना, इस कंडक्टर के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर मैं कोई भी क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो मेरे हिसाब से जितना पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ राइट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। हाँ, एक सेकंड में एक क्रॉस सेक्शन से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करने लग गया। क्या मैं कहूंगा इस क्रॉस सेक्शन से करंट फ्लो होने लग गया, क्योंकि पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर के लिए। यहां से लेफ्ट से आ रहा है, राइट में जा रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, राइट में जा रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, राइट में जा रहा है, कोई रैंडम इधर उधर का ऑसिलेशन नहीं। और इसको दोबारा पहुंचाने के लिए एक ऐसा मददगार डिवाइस लगा दिया जो कि इसको इस लोअर पोटेंशियल से इस हायर पोटेंशियल तक पहुंचा सके। गौर से देखो, ये मैकेनिज्म है करंट फ्लो का। हमने ये बातें करी थी कि मेरे पास कितने कितने सवाल आ रहे हैं कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से लगाएंगे, ये एक ही डेफिनेट डायरेक्शन कहां से प्रोवाइड करेंगे, और हायर से लोअर कैसे पहुंचाएंगे, लोअर से हायर कैसे पहुंचाएंगे, ऐसे पहुंचाएंगे। दिस इज द वे वी जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। और इस मैकेनिज्म को और आगे इवॉल्व करने के लिए, इसके आगे, इस मैकेनिज्म से आगे जाकर हम ये देखेंगे करंट किन किन बातों पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर डिपेंड करेगा, लॉजिक लगाओ। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बेसिकली जितने ज्यादा ये पॉजिट्रॉन्स इकट्ठे होंगे उतने ज्यादा पॉजिट्रॉन एक सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे, तो टोटल चार्ज फ्लोन बढ़ जाएगा। तो कॉमन सेंस है, अगर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इज ग्रेटर देन द करंट वुड बी ग्रेटर। दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस कर क्या रहा है, तो तीन चीजें होती हैं, एक टेम्परेचर डिफरेंस, एक पोटेंशियल डिफरेंस और एक प्रेशर डिफरेंस। हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और जितना ज्यादा डिफरेंस होता है उतना ही तेजी से रेट ऑफ हीट फ्लो होता है। अच्छा, प्रेशर डिफरेंस, जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा लिक्विड उतना तेजी से फ्लो करेगा, प्रेशर डिफरेंस अगर नहीं होगा तो लिक्विड फ्लो नहीं करेगा। कंटेंट लिक्विड में प्रेशर डिफरेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी भी आप लिक्विड को फ्लो होता हुआ नहीं देखोगे, किसी एक बाल्टी में रख लो। लेकिन टंकी में ऊपर से नीचे करंट फ्लो होता है, जितना ऊपर टंकी रखी होगी उतना ही तेज पानी आएगा। तो बेसिकली प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा उतना ज्यादा फ्लो ऑफ लिक्विड। अच्छा, इसका मतलब ये दोनों चीजें बेसिकली हीट को और फ्लूइड को धक्का प्रोवाइड कर रही हैं कि जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस हो, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस, उतना ज्यादा धक्का फ्लूइड को और हीट को। उसी तरह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये धक्का प्रोवाइड करता है, जर्क प्रोवाइड करता है, पुश प्रोवाइड करता है चार्ज को। जितना ज्यादा ये पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा चार्ज को पुश, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा चार्ज को पुश। अब सोचो कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतनी ज्यादा फोर्स, जितनी ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा वेलोसिटी। तो यानी चार्ज पार्टिकल तेज दौड़ने लग गए। जब चार्ज पार्टिकल तेज दौड़ेंगे तो क्या होगा, एक ही सेकंड में ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर क्रॉस करने लग जाएंगे। जब एक ही सेकंड में ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर क्रॉस करने लग जाएंगे तो हम कहेंगे यार चार्ज बढ़ गया। यानी कि इनकी इस वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा, और वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, वोल्टेज पर। क्लियर है? तो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है कि कितना चार्ज जाएगा। तो बेसिकली इन बातों पर डिपेंड करेगा कि भाई हमारा ये जो वोल्टेज है ये कितना ज्यादा बढ़ा दें कि करंट कितना बढ़ जाए, उसके बाद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फिर इस पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितने अवेलेबल हैं, इन सारी बातों पर डिपेंड करेगा करंट। अगला लेक्चर जो होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा, इस बात को डिपेंड क्या करेगा, इस बात को रिवील करेगा कि कितना कितना करंट किस किस कंडक्टर में फ्लो कर सकता है। करंट जो फ्लो करता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और ओम्स लॉ का वैसे तो एक्सपेरिमेंटल लॉ है, लेकिन ओम्स लॉ का इस थ्योरी से छोटा मोटा प्रूव करेंगे और ये देखेंगे, वेरीफाई करेंगे कि अगर आइडियल कंडीशंस ली जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया जाए, मेटालिक कंडक्टर लें तो ओम्स लॉ सही होता है। और ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस जो होती है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए होता है। लेंथ और एरिया तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, बाई डायमेंशंस है, लेकिन वो जो रो है जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते थे वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। वो मटेरियल की प्रॉपर्टी, तो मटेरियल के अंदर क्या ऐसा होता है जिनकी वजह से वो प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो अगला लेक्चर जो होगा वो सिर्फ रेजिस्टेंस पे खेलेंगे हम, ठीक है ना। मतलब ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे और इसकी रेजिस्टेंस को देखेंगे कि जो एनर्जी जा रही है वो तो उन रैंडम टक्करों में जा रही है, और अगर उन रैंडम टक्करों में एनर्जी जा रही है तो बेसिकली वो रैंडम टक्करें हर मटेरियल के अंदर बराबर बराबर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी किसी के अंदर कंडक्टिविटी कम होगी तो टक्करें ज्यादा होंगी तो एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा। किसी किसी के अंदर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, मटेरियल कॉपर है और हमारे पास एल्यूमिनियम है या सिल्वर है तो उनके अंदर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो हाईली कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर वो टक्करें कम होंगी तो एनर्जी का लॉस कम होगा, इस्तेमाल ज्यादा होगा एनर्जी का। तो इस तरह की बातें देखेंगे कि वो रेजिस्टेंस जो है वो टक्करों का संख्या किन बातों पर डिपेंड करती है। तो अगला लेक्चर जो होगा वो रेजिस्टेंस को रिवील करेगा कि रेजिस्टेंस चीज क्या है। अगले लेक्चर के लिए कल सुबह मिलेंगे लगभग 11 बजे के आसपास। तब तक के लिए धन्यवाद।